बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर आप इसमें आती फोकस और ये हमारा एनएमडी केट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। लेकिन एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैंने प्रीवियसली आपको कुछ फार्मूले बताए थे जिसमें मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम है और ये आपको ऑलरेडी मालूम भी है। फिर इसके हमने कुछ शॉर्टकट फार्मूले डिस्कस किए थे कि जब आपको इस तरह की डिस्टेंसेस गिवन हो कि एक जैसे डिस्टेंस के लिए दो डिफरेंट स्पीड दिए गए हों और आपको एवरेज फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर आपको एक जैसे टाइम के लिए दो डिफरेंट स्पीड दिए गए हों तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन फिर एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि अगर हमारे पास एक जैसा टाइम ना हो, एक जैसा डिस्टेंस ना दिया गया हो, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। ये उस प्रीवियस लेक्चर में ज़रा ऐड कर दें, ठीक है। इसमें एस टोटल डिस्टेंस है, S1 और S2 जो है उस टोटल डिस्टेंस के फ्रैक्शंस है। कभी कभी ये कहा गया होता है कि जी पूरी डिस्टेंस का 1/3 जो है 50 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है और उसका 2/3 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है। एवरेज स्पीड बताएं तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। S1 जो है 1/3S हो जाएगा अगर टोटल डिस्टेंस S है और S2 जो है 2/3S हो जाएगा। तो इस तरीके से S ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1/3 रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2/3 रह जाएगा। स्पीड दोनों गिवन होंगे, आसानी से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर एक्सेलरेशन इंतहाई अहम है। एक्सेलरेशन जो है इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी से हमारा मतलब उस का स्पीड यानी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की हम बात कर रहे होते हैं। तो इनमें से किसी एक में भी चेंज आए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सेलरेशन के काज पे भी बात करेंगे, न्यूटन लॉस में, लेकिन फिलहाल हम इसकी सिर्फ काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरिंग व्हिच दैट चेंज हैज अकर्ड। So it's average acceleration. So vector, it's a vector quantity and it's always in the direction of the cause force, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रहे इसकी डायरेक्शन का वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कोई काम नहीं है। इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है या इसकी डायरेक्शन में हो सकता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम जो चेंज है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो उस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। इसके यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो किसी भी वजह से लेकिन यूनिफॉर्म हो तो ऐसी सूरत में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान काइनेमेटिक्स की ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, टाइम इंटरवल गिवन हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इनमें से एक अननोन हो बाकी नोन हो तो हम इजीली वो अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनमें से एक अननोन हो तो हम वो मालूम कर सकते हैं। फिर इसी तरह डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम प्लस हाफ AT², ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें डिस्टेंस मालूम करना हो, टाइम दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, एक्सेलरेशन मालूम हो तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या इनमें से कोई एक अननोन हो बाकी नोन हो तो हम रीअरेंज करके वो अननोन मालूम कर सकते हैं। इन द सेम वे हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी ये कहा जाता है कि जी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो 7th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एनी nth सेकेंड, तो यहाँ पर आप 7 पुट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्सेलरेशन गिवन होगी। आमतौर पे ये फ्री फॉल में होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो 12th सेकेंड में उसकी क्या डिस्टेंस हो वो कवर करेगा। तो 12th सेकेंड के लिए फिर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड विद 12 लिखेंगे माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर a की बजाय g की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये nth सेकेंड में या कोई भी सेकेंड हो, एक सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करता है तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है
फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इस आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज किया गया हो, तो फिर वो कहेगा जी कितना टाइम गिवन होता है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ये शॉर्टकट फार्मूला आप यूज करेंगे। जी एक्सेलरेशन है और टी जो है वो टाइम है कि जिस टाइम तक वो नीचे गिरता रहा। तो इसमें कभी कभी टाइम अननोन होता है, तो फिर आप इस फार्मूला को रीअरेंज कर लें और आप इस तरीके से इसको लिख के इसमें टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी ये होता है कि हमसे स्पीड मांगी होती है कि जी इस हाइट से रिलीज किया गया एयर फ्रिक्शन कोई नहीं, और आप बताएं कि जी उसकी इस हाइट, ये इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्पीड क्या होगी। तो ये वो हाइट है जो रिलीज पॉइंट से फाइनल जिस पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करनी है वहां तक इसने जितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया, इसको h से लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फ्री फॉल की एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। फिर इसके बाद अगर कभी कभी इस तरह दिया गया होता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है और वो आपसे कहा जाता है कि जी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड के दरमियान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसकी रेशो बताएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जी पहले सेकंड का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा, दूसरे का भी मालूम हो जाएगा, तीसरे का भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम उन सारे डिस्टेंसेस का रेशो लेंगे और वो अकॉर्डिंगली आपके पास कोई रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं उससे ये आसान तरीका सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी आपको इस तरह की फ्री फॉल में सिचुएशन दी जाए कि जी पहले सेकंड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, या पहले 2 सेकंड, फिर अगले 2 सेकंड, फिर उसके बाद के 2 सेकंड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स गिवन हो, तो फिर आपने हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए गए हो, तो बजाय कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट आड नंबर्स लिखें 1:3:5:7। ये शॉर्टकट के तौर पे याद रखें। जब टाइम एक जैसे हो, 2-2 सेकंड के वक्फे, 4-4 सेकंड के वक्फे, 10-10 सेकंड के वक्फे, और फ्री फॉल हो, रेस्ट से रिलीज किया गया हो। कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि या 2 ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, उसका टाइम पूछा गया होता है, या किसी ब्रिज पर से कोई ट्रेन पास हो रही होती है उसका टाइम पूछा होता है। तो ये आप इस तरह करेंगे, अगर ब्रिज पर ट्रेन पास हो रही है तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करें। L1 उस ट्रेन की लेंथ है, L2 उस ब्रिज की लेंथ है, V उस ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ब्रिज की स्पीड नहीं होती इसलिए V काफी है। लेकिन जब वो एक दूसरे की तरफ 2 ट्रेन आ रही हो, सॉरी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, हाँ वो एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में उनके स्पीड ऐड करें, उनके लेंथ ऐड करें, और यहाँ से जो वैल्यू टाइम की मिले वो आपका रिजल्ट होगा। और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो फिर आपने उनके स्पीड का डिफरेंस फाइंड करना है, उनके लेंथ के सम पे डिवाइड करना है, लेंथ के सम को उसके स्पीड के डिफरेंस पे डिवाइड कर देना। इसके बाद हम मूव करेंगे कुछ और डिस्कशन की तरफ, जिसमें इट इज पॉसिबल दैट v इज 0 बट a इज नॉट 0। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल लें। जब एक्सट्रीम पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो एक लम्हे के लिए वो रुक जाता है, लेकिन तब चूंकि उसकी एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है, इसलिए एक्सट्रीम पे वो मैक्सिमम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन मौजूद होती है लेकिन स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर इस तरह किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो किसी हाइट पे जाके वो कुछ लम्हे के लिए 0 स्पीड पे चला जाता है और एक्सेलरेशन वहाँ पे g होती है, मौजूद होती है। फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे हो सकता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहती है। तो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए तब भी उसकी एक्सेलरेशन जो है वो g है, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आए तब उसकी एक्सेलरेशन, हम कैलकुलेशन में उसको -g लेते हैं, लेकिन चूंकि
पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन जाते हुए ऊपर होती है, आते हुए नीचे होती है। वेलोसिटी ने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही रहती है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। जी दोनों सूरतों में ग्रेविटी की वजह से है, डाउनवर्ड है। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो उस सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है असल में चाहे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में भी जा रहा हो फिर भी एक्सेलरेशन होती है। ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज की वजह से होती है। चाहे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, यानी स्पीड कांस्टेंट भी रहे, तब भी एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन होती है। याद रहे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि ये वेरिएबल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो डायरेक्शन इस तरफ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो फिर उसकी डायरेक्शन कोई और हो जाती है, इसलिए डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। फिर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है। अब ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और साथ में टाइम गुजर रहा है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। एंड द सेम इज हियर। फिर इसके बाद ये याद हो कि स्लोप एक्सेलरेशन को शो करता है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना हो तो वो एवरेज वेलोसिटी को शो करता है। AT इज द चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली। सो ये डेल्टा टी अगर हम कह लें, ये डेल्टा टी है और ये जो है ये ए है, जाहिर है ये एक्सेलरेशन 0 से ए हो गया, तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। वो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन आपको मालूम है, तो फिर ये डेल्टा वी जो है वो ए डेल्टा टी हो जाएगा, यानी ए को इस डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है। बहरहाल ये तो चूंकि अब फिर आपने देखना है कि एरिया किस शेप में है, तो चूंकि यहाँ पर ट्रायंगुलर है तो इसलिए आप इसके साथ फिर इसका एरिया जो है हाफ ए डेल्टा टी लेंगे, यानी ए मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी। सो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। और फिर इसके बाद फाइनली अगर कभी इस तरह दिया गया हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो है, चूंकि हमने कहा था कि स्लोप जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसलिए वो वेलोसिटी होती है। तो कभी कभी टेंजेंट थीटा यानी एंगल गिवन होता है, वेलोसिटी मांगी होती है, तो सिर्फ उस एंगल का टेंजेंट लेना है। ये फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का टेंजेंट उसके लिए आपने थीटा ए यूज करना है और अकॉर्डिंगली बी के लिए। तो इस ग्राफ में चूंकि स्लोप जो है वो वेलोसिटी को शो करता है, इसलिए वेलोसिटी टेंजेंट वेलोसिटी है, जबकि इस ग्राफ का स्लोप चूंकि एक्सेलरेशन को शो करता है, इसलिए टेंजेंट जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की अमान में रहें।